अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संसद में बोल चुके हैं कि बीजेपी अपने अकेले दम पर 2024 लोकसभा चुनाव में 370 सीटें लेकर आएगी। अब ये दावा सच होगा या गलत, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन विपक्ष और हर मोदी विरोधी इस बात को लेकर एक डर फैला रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मोदी और बीजेपी सरकार के विरोधियों का कहना है कि सरकार विपक्ष को खत्म कर रही है, विरोध को दबा रही है। विपक्षी नेताओं के घर ईडी और सीबीआई को भेजा जा रहा है, दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, देश की सर्वधर्म संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, गरीबों की जिंदगी मुश्किल हो रही है, कुछ बड़े उद्योगपतियों को देश को लूटने की खुली छूट दे दी गई है और देश की असली आर्थिक हालत को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहाँ तक कह चुके हैं कि देश का संविधान बदल दिया जाएगा। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों कि अगर सब कुछ इतना बुरा और डरावना है तो देश की जनता यानी हम और आप बीजेपी को वापस क्यों चुनेंगे? और सवाल ये भी है कि अगर जनता इसी संविधान के तहत चुनकर वापस ला रही है सरकार को, तो संविधान बदलने की जरूरत ही क्यों होगी? खैर, जनता को यही छोड़ते हैं और जरा नजर डालते हैं कि 2024 में अगर बीजेपी 375 सीटें लेकर आती है तो क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं होगा। राजीव गांधी को 1984 में 415 सीटें मिली थीं। मतलब तब भी लोकसभा में 128 सदस्य ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों के थे। इसी तरीके से अगर इस बार मोदी और उनकी बीजेपी 375 सीटों की संख्या को पार कर लेती है तो भी लोकसभा में 168 सदस्य ऐसे होंगे जो दूसरी पार्टियों के होंगे। इसका मतलब ये कि विपक्ष खत्म तो नहीं होने वाला। यहाँ पर एक और बात याद करने वाली है। 1984 के इसी चुनाव में बीजेपी सबसे छोटी पार्टियों में से एक थी। उसके सिर्फ 2 सांसद थे लोकसभा में, जबकि तेलुगु देशम के 30 सदस्य थे। लेकिन 30 साल बाद वही बीजेपी सत्ता में आ गई और तब से यानी 40 साल बाद 2024 में हम ये बात कर रहे हैं कि वो 375 सीटें पा गई तो क्या होगा। मतलब ये कि राजनीति में चीजें बदलती रहती हैं। अब आ रही है संविधान को बदलने की बात। तो संविधान को बदलने के लिए कुछ ही प्रावधान ऐसे हैं जो संसद में सिंपल मेजॉरिटी से बदले जा सकते हैं। यानी ज्यादा बड़े मुद्दे जो हैं वो 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में हैं और आर्टिकल 368 यानी 368 के अंदर नहीं आते हैं। उनको बदलने के लिए संसद में स्पेशल मेजॉरिटी और राज्य विधानसभा की मंजूरी की जरूरत होगी। तो जरा अब राज्यों पर नजर डालिए। तेलंगाना में सरकार 5 साल बाद बदलेगी, हिमाचल, पंजाब, कर्नाटक में 4 साल बाद, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 2026 में। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश भी ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अब अगर इतने राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है तो ज्यादातर विधायक तो विपक्षी पार्टियों के ही होंगे। तो वहां से जो राज्यसभा के सांसद चुनकर आएंगे वो बीजेपी के साथ मिलकर संविधान बदलने के लिए तो वोट नहीं डालेंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि ये सब भी मोदी मैनेज कर लेते हैं और संविधान को बदल देते हैं, तो भी संविधान में किसी भी बदलाव को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब कहने को कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है और आगे जाकर कोर्ट के लिए भी किसी बदलाव को रोकने की ताकत नहीं रह जाएगी। लेकिन जैसा हमने अभी बताया कि राज्य की सरकार के एग्जीक्यूटिव पावर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारों के बदलाव के लिए राज्यों की विधानसभाओं की सहमति होनी जरूरी है, तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि ऐसा भी हो गया तो क्या होगा।
तो क्या देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? देखिए, ये देश पहले भी एक बार ऐसे हालात झेल चुका है। 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, नागरिकों के कई अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण कूदे। आंदोलन आगे बढ़ा और धीरे धीरे पूरे देश में इतना फैल गया कि 1977 यानी 1977 में सरकार बदल गई। इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी की सरकार बदल दी गई। मतलब ये कि जनता सब देखती है और जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो बदलाव लाने की कोशिश करती है और अगर लोग चाहें तो चीजें बदल जाती हैं। अब जरा कुछ और बातों पर भी जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, छापे इस देश में पहले भी पड़ते रहे हैं। अभी अगर केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लालू और कुछ और नेताओं पर ईडी की जांच चल रही है तो पहले खुद नरेंद्र मोदी और अभी के गृह मंत्री अमित शाह पर भी जांच चलती थी। बस केवल अंतर इतना था कि तब सीबीआई थी, अब ईडी है। इंदिरा गांधी के जमाने में लोग इनकम टैक्स से डरते थे कि कब सरकार छापा पड़वा देगी। देश में हिंदू राज की बात करें, क्या ये संभव है कि 30 करोड़ मुसलमानों वाले इस देश में इस्लाम को खत्म किया जाए? इस देश में तो पाकिस्तान से भी अधिक मुसलमान हैं। अब रही बात कुछ और उद्योगपतियों की, तो हर समय देश में कुछ ही ऐसे बिजनेसमैन या बिजनेस घराने रहे हैं जो कि आगे बढ़ते हैं। एक समय था कि बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया जैसे नाम थे, फिर समय आया अंबानी का और अब उसमें नया नाम जुड़ गया है अडानी का। तो ये सब तो कहने की बातें हैं। असली मुद्दा है कि विपक्ष क्या एक ऐसी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है जैसी बीजेपी 1984 से 2014 तक लड़ती रही? क्या विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हैं? क्या वो उन मुद्दों को लगातार जिंदा रख सकता है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है तो 375 हो या 400 लोकसभा की सीटें तो बस एक नंबर है। जरा सोचिए, जब मोदी बीजेपी के नेता नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या बीजेपी इतनी ही मजबूत रहेगी? बीजेपी तो उस स्थिति की तैयारी में लगी है, लेकिन क्या विपक्ष भी उस समय की तैयारी कर रहा है? तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।